Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Harsh Sompura. So today I come up with another video related to consignment account. कंसाइनमेंट अकाउंट में अब तक हमने जो पढ़ा था वो एक बारी जल्दी से बता देता हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट में अब तक हमने पढ़ा था फटाफट से। दो पार्टी होती है, कंसाइनर एंड कंसाइनी। उसके बाद पूरी स्टोरी समझी थी हमने कि कंसाइनर के पास से कंसाइनी के पास गुड्स कैसे पहुंचेगा, फिर कंसाइनी रिसीव करके गुड्स सेल करेगा, क्रेडिट सेल करेगा, कैश सेल करेगा। उसको तीन टाइप के कमीशन मिलते हैं: ऑर्डिनरी कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन एंड डेल क्रेडिटर कमीशन। फिर कंसाइनर अपनी बुक में कौन से अकाउंट्स बनाएगा, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर जरूरत पड़ी तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी वो बना सकता है। तो ये सारे अकाउंट्स वो बनाएगा। कंसाइनी अपने जो भी ट्रांजेक्शन किए वो सारे ट्रांजेक्शन की डिटेल वो अकाउंट सेल्स के अंदर वो कंसाइनर को प्रोवाइड करेगा। ये सारी डिटेल वो लेगा, ठीक है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर की बुक में जर्नल एंट्रीज हमने सारी सीखी थी। अब मैं वो सिनारियोस तो आपको वापस नहीं बताने वाला, पर हाँ ये चीज बताने वाला हूँ कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि हाँ ये वीडियोस हेल्पफुल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जो सपोर्ट आप दे रहे हो बहुत अच्छा है, ठीक है। जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं आगे। हमने सारी चीज हमने जो पिछले वीडियो में सीखी थी वो सारी की सारी चीज जो हमने सीखी थी वो कंसाइनर के पर्सपेक्टिव से सीखी थी, ठीक है। कंसाइनर के पर्सपेक्टिव से सीखी थी। अब हम जो सीखने वाले हैं दैट इज कंसाइनी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाइए वो वीडियो देखिए, जो इससे पहले वाला वीडियो था वो भी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, वो कंसाइनर के पर्सपेक्टिव से मैंने करवाया था, ठीक है। अब मैं जो करवा रहा हूँ कंसाइनी के पर्सपेक्टिव से, एक चीज जो कंसाइनर के पर्सपेक्टिव से अभी भी बाकी है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कैसे करना है, वो कंसाइनर के पर्सपेक्टिव से हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो जल्दी से हम सीखते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। अब कंसाइनी इन द बुक कौन से अकाउंट्स बनाएगा ये बहुत जरूरी है। तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी एक ही अकाउंट बनता है नॉर्मली। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी नॉर्मली नंबर ऑफ अकाउंट्स कौन से बनते हैं वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट जो अकाउंट बनेगा दैट इज कंसाइनर अकाउंट, सिंपल है। फर्स्ट जो अकाउंट बनेगा दैट इज कंसाइनर अकाउंट, इट इज दैट सिंपल, ओके। कंसाइनर अकाउंट बनेगा। सेकंड जो अकाउंट बनेगा दैट इज बैड डेट अकाउंट। एंड थर्ड जो अकाउंट बनेगा दैट इज कमीशन अकाउंट। एंड फोर्थ अकाउंट इफ नीडेड कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। नॉर्मली आपको मैं बता देता हूँ इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, जो कंसाइनी अकाउंट बनाता है, कंसाइनर अकाउंट तो बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि कंसाइनर के साथ ही उसका रिलेशन है, जो भी है वो कंसाइनर के साथ रिलेशन है, तो कंसाइनर अकाउंट बनाएगा। दूसरा अकाउंट वो नॉर्मली कमीशन अकाउंट बनाता है, क्योंकि उसको कमीशन मिलता है। तीसरा अकाउंट वो बनाता है कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। एंड देन वो बनाता है बैड डेट अकाउंट, अगर बैड डेट अकर हुई तो, ठीक है। तो इतने चार अकाउंट कंसाइनी बनाता है अपनी बुक के अंदर। नॉर्मली आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कंसाइनर अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट। एंड अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट पूछ सकते हैं। बैड डेट अकाउंट अगर जरूरत पड़ी तो आप बना सकते हो, वरना नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, पर बना देना सेफर साइड के लिए जरूरी है, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इतनी इतनी चीजें बनेगी। नॉर्मली कंसाइनी की बुक में एंट्री जो होगी उसके अंदर एक अकाउंट तो कंसाइनर अकाउंट हो ही जर्नल एंट्री में, आपको देखना अभी तक बताऊंगा, ठीक है। जितने जितने हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो भी सिनारियो हमने देखे थे वही सिनारियो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, और कंसाइनी के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि जर्नल एंट्री क्या होने वाली है। मैं कंसाइनी के पर्सपेक्टिव के बात कर रहा हूँ, हाँ, कंसाइनी नॉट कंसाइनर। कंसाइनी के पर्सपेक्टिव से मैं जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले गुड सेंड किया कंसाइनर ने कंसाइनी को। कंसाइनर ने अपनी बुक में रिकॉर्ड किया था कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनी अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा, कंसाइनी के पास तो गुड्स आ रहा है, तो कंसाइनी अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा आप सोचो। कंसाइनी अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा, कोई एंट्री नहीं करेगा, नो एंट्री। नो एंट्री, सिंपल एज दैट, नो एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल एट दैट। क्यों? क्योंकि उसका गुड्स है क्या, उसने परचेज नहीं किया। ना परचेज किया कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसने सामने से बोला कि मेरे गुड्स रख और सेल कर, तो यहाँ पे उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उसके गुड्स भी नहीं है, तो कोई एंट्री नहीं करेगा वो। गुड्स आया उसकी, कंसाइनी को एंट्री नहीं करेगा। कंसाइनर ने गुड्स सेंड करने के लिए एक्सपेंडिचर किया, कंसाइनर ने एक्सपेंडिचर किया, कंसाइनी का गुड्स भी नहीं है ना, कंसाइनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो कोई भी खर्चा जो कंसाइनर कर रहा है उसकी एंट्री वो क्यों करे, नो एंट्री। तो गुड्स भेजा और गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया कंसाइनर ने, उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है कंसाइनी को, ठीक है। उसके बाद आता है कंसाइनी एक्सपेंडिचर। अब कंसाइनी खुद जब भी गुड्स आया तो कंसाइनी खुद एक्सेप्ट कर सकता है ये गुड्स को, तो कंसाइनी जैसे ही गुड्स को एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर जो खर्चा लगेगा, जो खर्चा वो पे करने वाला है, तो उसके पैसे किसके पास से गए, कंसाइनी के खुद के पास से पैसे गए, तो उसको एंट्री करनी पड़ेगी उसकी। तो पैसे गए, तो हाँ, टू कैश और बैंक, सॉरी,
जस्ट अ सेकेंड। टू कैश और बैंक बोलेगा कि टू कैश और बैंक किसके पास से, किसके बिहाफ पे पे किया है, कंसाइनर के बिहाफ पे पे किया है। कंसाइनमेंट नहीं लिखेंगे, कंसाइनमेंट तो हमारा है ही नहीं, कंसाइनमेंट अकाउंट तो बनाया ही नहीं है कंसाइनी ने। तो सिंपल सिंपल है, कंसाइनर के पास से पैसे लेने हैं या कंसाइनर को पैसे देना है, सही सिंपल सोचना है। तो यहाँ पे पैसे गए और किसके बिहाफ पे पैसे दिए, कंसाइनर के बिहाफ पे पैसे, हमने पैसे जो कंसाइनी का खर्चा है कंसाइनर के बिहाफ पे हमने पैसे पे किए, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, इट इज दैट सिंपल। कैश सेल करेंगे, कैश सेल मैं कंसाइनी हूं, मैंने कैश सेल किया, कैश सेल करूंगा तो मैं कंसाइनी हूं तो मेरे पास पैसे आएंगे, यस पैसे आएंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, किसके बिहाफ पे, हु इज द गिवर, ये गुड्स का गिवर तो कंसाइनर है सर, मेरा गुड्स तो था ही नहीं, ये गुड्स किसने दिया था, ऑलरेडी कंसाइनर ने दिया था, तो कंसाइनर इज द गिवर, सिंपल एज दैट। तो कैश पैसे आए और कंसाइनर इज द गिवर, इसी वजह से कैश सेल की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट आएगा। सिंपल है, कमीशन टू कंसाइनी, अब कंसाइनी हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, हम कंसाइनी है, मुझे कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन मेरे लिए इनकम होगी, तो कमीशन मैं क्रेडिट करूंगा, कमीशन ही क्रेडिट करूंगा। किसके पास से लेना है कमीशन, कंसाइनर के पास से कमीशन लेना है, सिंपल एज दैट। कंसाइनर के पास से कमीशन लेना है, जिसके पास से, पर्सन के पास से पैसे लेने हैं तो डेबिट करना पड़ेगा टू कमीशन, कमीशन वुड बी माय इनकम, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, दैट वुड बी माय एंट्री फॉर कमीशन। ठीक है, कंसाइनी। अब क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कंसाइनी, वहां पे भी था, क्रेडिट सेल में मैंने दो सिनारियो बताए थे क्रेडिट सेल के अंदर, वहां पे भी, यहाँ पे भी दोनों सिनारियो बताऊंगा। क्रेडिट सेल होता है तो दो सिनारियो हमें देखने होते हैं। सबसे पहले डेल क्रेडिटर कमीशन गिवन एंड डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट गिवन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, डेल क्रेडिटर कमीशन गिवन, सिंपल एज दैट। एक चीज सोचो, क्रेडिट सेल हुआ, सॉरी, क्रेडिट सेल हुआ, मैं कंसाइनी हूं, मुझे डेल क्रेडिटर कमीशन मिला, मुझे डेल क्रेडिटर कमीशन मिला, तो मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी डेटर के पास से पैसे कलेक्ट करने की। तो फिर मैं क्या करूंगा, अपनी बुक में डेटर लिखूंगा, सिंपल एज दैट। क्योंकि मुझे कमीशन मिला है डेल क्रेडिटर कमीशन, आई होप सो प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है। नहीं पता है तो मैं फटाफट से बता देता हूँ। डेल क्रेडिटर कमीशन मतलब ये कमीशन कि कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन देता है, क्यों, क्योंकि अगर क्रेडिट सेल करते हो तो बैड डेट का चांस रहता है, तो बैड डेट ना हो इसकी वजह से सेफ्टी के लिए कंसाइनी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि अब आपको पैसे कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, अगर बैड डेट भी हुआ तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो अब कंसाइनी क्या सोचेगा, अगर मुझे डेल क्रेडिटर कमीशन मिल चुका है, अगर मुझे डेल क्रेडिटर कमीशन मिल चुका है, तो मैं क्या करूंगा, कंसाइनमेंट डेटर मेरा खुद का हो जाएगा। तो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट करते हो ना, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट आप करते हो खुद कि सर कंसाइनमेंट डेटर के पास से पैसे लेने हैं, एंड गिवर कौन है, कंसाइनर अकाउंट, हमेशा गिवर तो कंसाइनर ही होगा, इट इज दैट सिंपल। हाँ, हमेशा गिवर तो कंसाइनर ही होगा, क्यों, क्योंकि गुड्स तो मेरे है ही नहीं, तो गुड्स गए तो गुड्स किसने दिए, कंसाइनर ने दिए। लेकिन डेबिट में कंसाइनमेंट डेटर करूंगा, क्यों, क्योंकि पैसे मुझे कंसाइनमेंट डेटर के पास से लेने हैं और हमेशा लेते ही रहना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कमीशन मिला है। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन मुझे नहीं मिलता, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन मुझे नहीं मिलता, क्रेडिट सेल की एंट्री करने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों। अब सोचो, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कंसाइनी हूं, मैं कंसाइनी हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई पैसे लेने की, ना मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसे लेने की, ना मेरा गुड्स है, ना मेरा गुड्स भी मेरा नहीं है, तो फिर मुझे कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, क्यों, क्योंकि मुझे डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्रेडिट सेल करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। क्रेडिट सेल क्यों करूंगा तो भी मैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही नहीं, तो मैं रिकॉर्ड भी क्यों करूं, तो मुझे रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। पर अमाउंट रिसीव, अगर आपने डेल क्रेडिटर कमीशन दिया था तो आपने एंट्री क्या की थी, कंसाइनमेंट डेटर टू कंसाइनर। अगर अमाउंट आपको मिल रहा है, अगर आपको अमाउंट मिल रहा है तो अगर कंसाइनर को अमाउंट मिल रहा है, मैं कंसाइनी हूं, अगर कंसाइनर को अमाउंट मिल रहा है, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, सोचो, कंसाइनर को अमाउंट मिल रहा है तो मैं क्या सोचूंगा, कंसाइनर इज द रिसीवर, सिंपल एज दैट। मैं कंसाइनी हूं, मेरी बुक में मुझे एंट्री क्या करनी पड़ेगी, हु इज द रिसीवर, कंसाइनर, क्योंकि कंसाइनर को पैसे मिले, तो कंसाइनर इज द, एंड गिवर कौन है, कंसाइनमेंट डेटर, कंसाइनमेंट डेटर ने पैसे दे दिए, किसको दे दिए, कंसाइनर को, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, डायरेक्टली मैं तो यही लिख दूंगा, सिंपल एज दैट। रिसीवर टू गिवर, सिंपल एज दैट। लेकिन अगर कंसाइनी, मैं खुद कंसाइनी हूं, मुझे पैसे मिले, तो मैं क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, तो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट जो गिवर है उसकी एंट्री में कर दिया, सिंपल एज दैट। लेकिन अगर 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 आपको डेल क्रेडिटर कमीशन आपको नहीं मिला है, तो आपने तो सेल की एंट्री नहीं की थी, और सेल की एंट्री भी नहीं की थी, फिर भी डायरेक्टली वो कस्टमर जो है डायरेक्टली कंसाइनर को पैसे देके चला गया, हमें क्या लेना देना, डायरेक्टली तुम लोग अपने हिसाब से कर लो काम, मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने सेल की एंट्री भी नहीं की थी। लेकिन अगर आपने डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया था, फिर भी आपने क्रेडिट सेल किया था, तो वो कस्टमर आपको जानता है, कस्टमर ने ऐसा बोला, ये लो पैसे, आप उनको जरा पहुंचा देना, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्यों, क्योंकि आपके हाथ में पैसे आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, तो फिर एंट्री करनी पड़ेगी। तो आप क्या सोचोगे, कैश आया, लेकिन मुझे किसको देना है, ये पैसे, कंसाइनर को पैसे देने हैं, तो कंसाइनर क्रेडिट,
भले ही आपने डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिला था, आपने सेल की एंट्री नहीं की थी, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी अगर कोई कस्टमर जो है, कस्टमर मुझे आपको पैसे देके चला जा रहा है और बोल दे रहा है कि आप कंसाइनर को दे देना, तो आप क्या सोचोगे? हाँ यार, कैश आ गया मेरे पास तो कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, एंड किसको पैसे देने हैं? कंसाइनर को देने, तो कंसाइनर अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर चॉइस, देयर इज नो अदर चॉइस। ओके, फिर उसके बाद बैड डेट। बैड डेट की बड़ा ऑब्वियस है, अगर क्रेडिट सेल किया तो बैड डेट का ऑप्शन होगा। बैड डेट दो तरीके की होगी। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है तो कंसाइनी का बैड डेट होगा, सिंपल एज दैट। तो कंसाइनी क्या रिकॉर्ड करेगा? बैड डेट टू डेटर, सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल एंट्री है। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन कंसाइनर ने कंसाइनी को दिया है और अगर बैड डेट हुआ, तो कंसाइनी जो है, कंसाइनर जो है, कंसाइनी को बैड डेट, कंसाइनर को कोई बैड डेट नहीं होने वाला, वो कोई एंट्री नहीं करेगा, लेकिन ये एंट्री करेगा कंसाइनी। हम कंसाइनी अगर, तो हम एंट्री करेंगे, हम क्या सोचेंगे? बैड डेट लॉस है हमारा, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर, बैड डेट टू डेटर ही एंट्री करेंगे। एंड अगर डेल क्रेडिटर कमीशन मिला ही नहीं है हमें, तो बैड डेट की कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है हमें। क्यों? हमें बैड डेट होने वाली ही नहीं है, तो हम एंट्री क्यों करें? सिंपल इज दैट। ओके, ये चीज हो गई। अब सेटलमेंट वाली एंट्री। सेटलमेंट, सर ये सेटलमेंट क्या होता है? तो सेटलमेंट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। सिंपल सिंपल आप सोचो कि आप कंसाइनी हो। सिंपल सिंपल सोचो कि सर आप कंसाइनी हो, आपको बेड डेट हुई 100 रुपए की, बेड डेट हुई 100 रुपए की, और आपको कमीशन मिला 400 रुपए का, कमीशन मिला 400 रुपए का। तो आप क्या सोचोगे? मुझे मुझे ये पूरे बिजनेस से, मुझे ये पूरे बिजनेस से क्या हुआ? मुझे 300 रुपए का फायदा हुआ, 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ, है कि नहीं? 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ऐसा ही बोलोगे। ये क्या किया आपने? सेटलमेंट किया, 400 के सामने 100 को सेटल कर दिया, 400 के सामने 100 को सेटल कर दिया, वही हुआ। तो वही है, यहाँ पे वही बोला कि अगर बेड डेट आपका कमीशन से ज्यादा है, देखो हालांकि ये सब चीजें मैंने बताई है, अगर सेटलमेंट का आपका लॉजिक आपका सही है ना, तो आप सिंपली बोल दोगे कि कमीशन के सामने आपको बेड डेट को सेटल करना है, इट इज दैट सिंपल। तो कमीशन अकाउंट को क्लोज करके आपको बेड डेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, बेड डेट अकाउंट को क्लोज करके कमीशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, फिर कमीशन अकाउंट को क्लोज करके आपको पीएनएल में ट्रांसफर कर देना है, इट इज दैट सिंपल। तो आपको करना क्या है? ये वाली एंट्री जो है, ये वाला सिनारियो जो है, वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका बेड डेट ग्रेटर देन कमीशन है, अगर बेड डेट आपका ग्रेटर देन कमीशन है, तो आपको लॉस होगा, सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि बेड डेट ज्यादा होगा कमीशन से, तो आपको लॉस होगा। तो ये सिनारियो बेड डेट लेस देन कमीशन है। अगर आपका बेड डेट लेस देन कमीशन है, तो आपकी एंट्री क्या होगी? कमीशन अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि कमीशन को क्लोज करना है अब आपको। कमीशन कितने रुपए मिला था सर? 400 रुपए का कमीशन मुझे मिला था। सर मुझे 400 रुपए का कमीशन मिला था, तो 400 रुपए में यहाँ पे डेबिट कर देता हूँ। बेड डेट को क्लोज करना है मुझे, तो बेड डेट को कहाँ पे लेके लेके जाके क्लोज करना पड़ेगा? कमीशन में लेके जाके। तो बेड डेट डेबिट होता है तो क्रेडिट करूंगा, 100 रुपए का कमीशन और 300 रुपए का प्रॉफिट, देख लो, हो गया। तो ये एंट्री समझ आई आपको कि अगर कमीशन ज्यादा है, अगर कमीशन ज्यादा है बेड डेट से, तो आपको प्रॉफिट होगा, इट इज दैट सिंपल। लेकिन अगर कमीशन कम है, अगर बेड डेट आपका कमीशन से ज्यादा है, तो लॉस होने वाला है, इट इज दैट सिंपल। तो यहाँ पे इंटरचेंज कर देता हूँ। अगर आपका कमीशन 100 रुपए है और बेड डेट आपका 400 रुपए है, तो 300 रुपए का लॉस हो जाएगा, देख लो। एंट्री समझ आई? कमीशन को डेबिट किया, कमीशन को क्लोज किया, कमीशन को क्लोज किया 100 रुपए, लेकिन बेड डेट मुझे 400 रुपए, तो लॉस हुआ ना, जो बीच का 300 रुपए वो लॉस हो गया, तो पीएनएल डेबिट करना पड़ेगा, तो पीएनएल मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो ये मुझे सेटलमेंट की एंट्री हमेशा कंसाइनी में करनी ही पड़ेगी, तो ही तो पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, पीएनएल अकाउंट में तो लिखना है ना, क्योंकि ये बिजनेस से उसको कमीशन के फायदा हो रहा है, तो कमीशन के सामने उसको बेड डेट भी तो हो रहा है कि नहीं? डन। तो इतनी चीजें ही आती है भाई कंसाइनी में। अब कंसाइनी में सिंपल सिंपल आपको बताऊं ना, तो कंसाइनी में नॉर्मल नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं आती, बता देता हूँ। हाँ, कंसाइनी में नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं आती, एबनॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं आती, क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं आती है कंसाइनी की बुक में। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग। आप नहीं सोचना ये सारी चीजें नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि कंसाइनी का स्टॉक ही नहीं है, तो एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, ये क्या लेना देना उसको? कंसाइनी का स्टॉक ही नहीं है, सिंपल एज दैट। अब आते हैं लोडिंग के पॉइंट के ऊपर। ये लोडिंग क्या होता है? अब अगेन मैं कंसाइनर के पर्सपेक्टिव पे आ चुका हूँ, कंसाइनी का पर्सपेक्टिव डन हो चुका, कंसाइनी का पर्सपेक्टिव डन हो चुका, मैं सारी चीज कंसाइनी की बता चुका। अब मैं अगेन वापस आ चुका हूँ कंसाइनर के पर्सपेक्टिव से, मैं कंसाइनर के पर्सपेक्टिव से अगेन बात कर रहा हूँ, कंसाइनर पर्सपेक्टिव। मैं अगेन बात कर रहा हूँ कंसाइनर के पर्सपेक्टिव से। तो कंसाइनर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो क्या होगा? लोडिंग। लोडिंग का मतलब क्या? आप कई बार नॉर्मली लॉजिकली एक बात बताता हूँ आपको, सोचना। हाँ, आप कंसाइनर हो, आपके सामने वाली पार्टी कंसाइनी है, आपको कोई गुड्स 100 रुपए में पड़ रहा है, आपको वो गुड्स 120 में बेचना है, या तो 150 रुपए में बेचना है, मान लेते हैं। आपको 100 रुपए में पड़ रहा है, 150 रुपए में आपको बेचना है। तो आप अपने कंसाइनी को ऐसा बता दोगे कि ये देखो मुझे 100 रुपए में पड़ रहा है, तो ये 100 रुपए का गुड्स है तेरे पास, 100 रुपए का गुड्स है, उसके ऊपर 50 रुपए ऐड करके 150 में बेच देना।
क्या आप अपने बिजनेस का कॉस्ट किसी को बताओगे? सामने वाले पर्सन को नहीं बताओगे। कोई अपने बिजनेस का कॉस्ट बता देगा तो सामने वाला पर्सन वही चीज कर लेगा, अपने हिसाब से कर लेगा वो। तो कोई भी अपना बिजनेस किसी को बताता नहीं है। इसी वजह से लोडिंग करते हैं। लोडिंग का मतलब क्या? कंसाइनर क्या करता है? कंसाइनर क्या करता है, अपने हिसाब से कुछ पैसे चढ़ा के वो इनवॉइस प्राइस, प्रोफॉर्मा इनवॉइस में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लगा के बेचता है कंसाइनी को। यहाँ पे बताता हूँ। सपोज मैंने जो अभी बताया वो, सपोज 100 रुपए का कॉस्ट था, सपोज 100 रुपए का कॉस्ट है। कंसाइनर क्या करता है, उसके ऊपर 20 रुपए चढ़ा देता है। वो बोलता है 20 रुपए ले लो, 20 रुपए एक्स्ट्रा है। इनवॉइस में, प्रोफॉर्मा इनवॉइस में वो लिखेगा कि 120 रुपए का ये गुड्स है, तुझे बेचना है 150 रुपए में। तो कंसाइनी को क्या लगेगा, 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट तो 50 रुपए का हो रहा है। वो तो हमें पता चल रहा है कि नहीं? तो जब ये इनवॉइस प्राइस में कॉस्ट के अंदर लोडिंग ऐड होता है और इनवॉइस प्राइस ज्यादा आता है, कॉस्ट एंड इनवॉइस प्राइस दोनों अलग अलग होती है, तो लोडिंग आता है बीच में। तो जब कभी भी बीच में लोडिंग आता है, जब कभी भी बीच में ये लोडिंग आता है, तो आपकी एंट्री चेंज हो जाती है, जो मैं बताना चाहता हूं अभी। नॉर्मली कंसाइनर गुड्स सेंड करता है तो क्या एंट्री करता है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये एंट्री करता है। कितने रुपए का गुड्स भेजा? तो इनवॉइस प्राइस पे उन्होंने गुड्स भेजा है, देख लेना। इनवॉइस प्राइस के ऊपर उन्होंने गुड्स भेजा है, तो एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसकी इंपैक्ट आपको बता देता हूं यहाँ पे। मैं छोटा सा कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि मैं क्या बताना चाहता हूं। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट पे ऐसा आएगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, GSOC। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। आपको अगर इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट में डिफरेंस हो, आपको हमेशा इनवॉइस प्राइस लिखना है यहाँ पे 120 रुपए है। अब कंसाइनी ने सपोज ये चीज 150 रुपए में बेच दी, मान लेते हैं कि 150 रुपए में कंसाइनी ने ये चीज बेच दी। तो कंसाइनर अपनी गुड्स में, अपनी बुक में क्या लिखता है? गुड्स आया तो डेबिट किया, तो गुड्स गया तो क्रेडिट करेगा, और कंसाइनी अकाउंट डेबिट करता है। तो क्रेडिट साइड के ऊपर बाय कंसाइनी अकाउंट लिखना पड़ेगा, गुड्स सेल किया है उसने, तो बाय कंसाइनी अकाउंट कितने रुपए? 150 रुपए है, 150 रुपए डन है। तो ये चीज लिख दी, अब तो हो गया पूरा, तो क्लोज होगा। 120 रुपए की चीज 150 में बेची, तो अगर मैं क्लोज करूंगा तो यहाँ पे तो क्या दिखेगा सर? 30 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। क्या 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ? कंसाइनर की बुक में, कंसाइनर को तो पता है कि ये चीज तो कितने में कितने का प्रॉफिट है, 50 रुपए का प्रॉफिट। तो कंसाइनर की बुक में तो 50 रुपए दिखने चाहिए ना। तो वो दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो मैं अब बताता हूं आपको। जस्ट बिकॉज कि हमारा प्रॉफिट गलत आ रहा है, तो सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जब कभी भी आपने लोडिंग करके इनवॉइस प्राइस के ऊपर अगर आपने गुड्स भेजा है, तो आपको क्रेडिट साइड के ऊपर, क्रेडिट साइड के ऊपर बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, मतलब रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी और ब्रैकेट में लोडिंग लिखना पड़ेगा। कितना लोडिंग किया था? 20 रुपए का लोडिंग किया था, तो 20 रुपए से एंट्री करनी पड़ेगी। अब सोचो, डेबिट पे 120 रुपए, क्रेडिट पे 20 रुपए, मतलब 100 रुपए की इंपैक्ट आ गई डेबिट साइड के ऊपर। अब आप सोचो सेल की एंट्री करो। सेल की एंट्री करता हूं, बाय कंसाइनी, बाय कंसाइनी 150 रुपए। अब देखो 170, 170, और यहाँ पे 50 रुपए का प्रॉफिट टू PNL। आया प्रॉफिट? आया प्रॉफिट 50 रुपए का। इसी वजह से बोल रहे हैं, इसी वजह से ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आपने लोडिंग किया है तो आपको क्या करना है? सिंपल सिंपल एक ही चीज करनी है। जब कभी भी आपने लोडिंग किया है तो आपको यही करना है कि आपने जब भी गुड्स को भेजा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आपको लिखना है। एंड फिर उसके बाद जब वो इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसको लोडिंग बोलते हैं, उसकी रिवर्स एंट्री आपको करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं लोडिंग। तो जहां जहां पे गुड्स आएगा वहां वहां पे ये लोडिंग की इफेक्ट आपको करनी पड़ेगी। अब ये लोडिंग कहाँ कहाँ आएगा वो मैं बताता हूँ। एक तो आएगा जब आप गुड्स भेजोगे एज अ कंसाइनर, आप जब गुड्स भेजोगे तब कॉस्ट एंड इनवॉइस प्राइस के ऊपर डिफरेंस आ सकता है। फिर एबनॉर्मल लॉस में आ सकता है। एबनॉर्मल लॉस में गुड्स लॉस होगा, तो गुड्स लॉस होगा तो जो गुड्स आपने भेजे थे वो गुड्स के ऊपर अगर आपने लोडिंग किया था तो वो भी आएगा। फिर उसके बाद तीसरी चीज के ऊपर भी लॉस आएगा, दैट इज, तीसरी चीज के ऊपर भी लॉस आएगा, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी लोडिंग आएगा। क्लोजिंग स्टॉक का जो एंट्री है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, ये एंट्री है, इसका आपको रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइन क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ये आपको करना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। तो ये एंट्री है, ये लोडिंग की इफेक्ट। आई होप सो लोडिंग की इफेक्ट आपको समझ आ चुकी है। अब आपका लास्ट टॉपिक है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की आपकी एंट्री करनी है, बाकी सारी चीजें हो चुकी है। अब क्लोजिंग स्टॉक एंड एबनॉर्मल लॉस की मैंने पहले ही बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीज अब मैं कंसाइनर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, कंसाइनी का पर्सपेक्टिव ओवर हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक आपको फाइंड आउट तो करना पड़ेगा ना।
कि ओपनिंग में कंसाइनर के पास जो स्टॉक पड़ा था कंसाइनी के पास, उसमें से उसने कुछ सेल कर दिया होगा। सेल करने के बाद कुछ ना कुछ तो क्लोजिंग पड़ा होगा ना, तो वो क्लोजिंग स्टॉक लिखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जब तक नहीं लिखोगे तब तक प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, तो प्रॉफिट तो पता चलना चाहिए। जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट नीड टू। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा बहुत देखते हैं। एबनॉर्मल लॉस भी यहाँ पे ले लूंगा, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, सारी चीज यहाँ पे ले लूंगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन से सारी चीज समझा दूंगा क्या है। ए कंसाइनर है, बी कंसाइनी है, कंसाइनर कंसाइनी। ए सेंड्स गुड्स टू बी ऑन कंसाइनमेंट ऑफ ₹100 एट 120। 100 रुपए का गुड्स 120 रुपए के ऊपर बेच रहा है, भेज रहा है, मतलब 20 रुपए का लोडिंग है। यहाँ पे क्या है सर, 20 रुपए का लोडिंग दिख रहा है मुझे। 100 रुपए की चीज कंसाइनी को 120 रुपए में भेज रहा है, विद द इंस्ट्रक्शन दैट 150 में बेच देना, ठीक है ना। ओके, यूनिट्स 1000 यूनिट्स भेज रहा है, देख लो ये रहा। कंसाइनर का एक्सपेंडिचर 5000 रुपए है, कंसाइनर का एक्सपेंडिचर 5000 रुपए है। कंसाइनी का एक्सपेंडिचर, कंसाइनी ने एक्सपेंडिचर किया कितने रुपए, कैरेज, सेलिंग प्राइस एंड नॉन सेलिंग एक्सपेंडिचर। 3 टाइप के एक्सपेंडिचर कंसाइनी ने किए हैं। ओके, 800 यूनिट सोल्ड, 800 यूनिट सोल्ड, 800 यूनिट सेल कर दिए। 10% ऑफ द गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड लॉस्ट इन ट्रांजिट, दैट इज एंटिसिपेटेड अगर बोल दे मतलब वो नॉर्मल लॉस। एंटिसिपेटेड लॉस मतलब नॉर्मल लॉस, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, प्लीज आपको जाके देखना पड़ेगा। तो एंटिसिपेटेड लॉस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस बोलते हैं, सिंपल एज दैट। एंड 10% ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनीज लॉस्ट इन फायर एट गोडाउन ऑफ कंसाइनी। अब आपको एक चीज बताता हूं क्या है, स्टेजेस बताता हूं। सबसे पहले गुड्स कंसाइनर के पास होता है, कंसाइनर के पास गुड्स जाता है कंसाइनी के पास, ये ट्रांजिट बोलते हैं इसको। 2 स्टेज में लॉस हो सकता है, 2 स्टेज पे लॉस हो सकता है। एक तो गुड्स का लॉस यहाँ पे ट्रांजिट में, इसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। अगर ट्रांजिट में लॉस हुआ तो उसकी इंपैक्ट थोड़ी अलग होगी। कंसाइनी के पास जैसे ही गुड्स पहुंच जाएगा तो वो गोडाउन में रखेगा, अपने गोडाउन में। अगर कंसाइनी के गोडाउन में वो चीज का लॉस हुआ तो फिर सेकेंड स्टेज पे लॉस हुआ ऐसा माना जाएगा, ऐसा समझना तो इजी रहेगा आपके लिए। तो फर्स्ट स्टेज में लॉस मतलब ट्रांजिट में लॉस हुआ तो उसकी इंपैक्ट अलग, और कंसाइनी। अब आपको सिंपल सिंपल बताओ ना, तो ये क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मैं तो एक स्टेटमेंट बनाने को बोलता हूँ हमेशा, एक स्टेटमेंट बनाने को बोलता हूँ। स्टेटमेंट क्या बनाना होता है मैं आपको बताता हूँ। स्टेटमेंट कैसा बनाना होता है, आपको करना है कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखो, फिर यहाँ पे यूनिट्स लिखो। अगर अगर यहाँ पे लोडिंग है, अगर लोडिंग इनवॉइस प्राइस लोडिंग है, तो आपको क्या करना है, इनवॉइस प्राइस एंड लोडिंग यहाँ पे लिख देना है। अगर लोडिंग नहीं है तो सीधा सीधा एक अमाउंट का कॉलम ही बनाना है, इनवॉइस प्राइस एंड लोडिंग बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लोडिंग एंड इनवॉइस प्राइस दोनों चीज है, इसी वजह से मैंने दोनों चीज लिखी है, बाकी बहुत ही ईजी है। तो क्या करना है अब, ये चीज स्टेप बाय स्टेप आपको आगे जाना है, और कुछ करने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, सपोज सबसे पहले गुड सेंड किया, सबसे पहले क्या किया आपने वही देखना है। आपने गुड सेंड किया, सर मैंने गुड सेंड किया, जो स्टोरी में जो हुआ है वो लिखते हैं। 1000 यूनिट सेंड किए, वो भी 120 रुपए के ऊपर, 120 रुपए के ऊपर, हाँ। तो 1000 यूनिट गुड्स, गुड्स का कॉस्ट, गुड्स कॉस्ट 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट 120 के ऊपर, इनवॉइस प्राइस कितनी है 120। तो अगर इनवॉइस प्राइस 120 है तो 120 मल्टीप्लाई बाई 120, जस्ट अ सेकेंड, 120 मल्टीप्लाई बाई 120 मल्टीप्लाई बाय, आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। 120 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कर लेते हैं 120 मल्टीप्लाई बाय 1000 रुपीज, दैट्स इट। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 1000 अगर मैं कर रहा हूं तो क्या आएगा, 1,20,000। सर 1,20,000 रुपीज के इनवॉइस प्राइस का गुड्स गया, उसमें से लोडिंग कितना है, 20 रुपए का लोडिंग, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 1000, दैट इज 20,000 रुपीज का लोडिंग है। जो लोडिंग है वो मैंने लिख दिया, सिंपल एज दैट। अब प्लस गुड्स गया तो कंसाइनर का एक्सपेंडिचर होगा ट्रांजिट में। देखो ट्रांजिट में जाने से पहले जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से देखना। कंसाइनर ने यहां से गुड्स भेजना चालू किया, तो कंसाइनर ने यहां से गुड्स भेजा, तो जैसे ही भेजेगा तो ट्रांजिट में भेजने के लिए कंसाइनर को खर्चा करना पड़ेगा। तो कंसाइनर का खर्चा मुझे
क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर क्लोजिंग स्टॉक में कंसाइनर का खर्चा कैसे ऐड करते हैं, तो उसका लॉजिक बताता हूँ। देखो आप सोचो, आपने कोई फ्लिपकार्ट से या कोई भी ऑनलाइन साइट से गुड्स मंगवाया। अब गुड्स की प्राइस 500 रुपए थी, लेकिन शिपिंग कॉस्ट 100 रुपए था। तो आप क्या बोलोगे कि गुड्स कितने में पड़ा, 600 रुपए में पड़ा ना। मतलब उसके अंदर आपने वो जो इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर था वो भी आपने खर्चा किया ना, लगाया ना अंदर ऐड। तो यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा ना कि एक गुड्स को वहां तक पहुंचाने के लिए जितना जितना खर्चा लगा उसके अंदर, वो भी तो वो गुड्स का खर्चा ही मानना पड़ेगा ना, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे कंसाइनर ने जो खर्चा किया, गुड्स को कंसाइनर ने ट्रांजिट में गुड्स को भेजा। तो ट्रांजिट अब किसने किया है अभी तक ट्रांजिट, अभी तक गुड्स तो यहाँ से निकला है, तो कंसाइनर का खर्चा ऐड करना पड़ेगा। कंसाइनर ने एक्सपेंडिचर कितना किया है, हमेशा इनवॉइस प्राइस में ही लिखना, एक्सपेंडिचर में कभी लोडिंग नहीं होता, गुड्स में ही लोडिंग होता है। तो एक्सपेंडिचर कितना किया है, एक्सपेंडिचर किया है सर 5,000 रुपए का। तो 5,000 रुपए मैं लिख देता हूं, तो 5,000 रुपए मैं लिख देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। 5,000 रुपए लिख देते हैं, चलो ठीक है। 5,000 रुपए मैंने लिख दिए, लोडिंग डैश, लोडिंग डैश हो गया, ठीक है। चलो तो टोटल करते हैं कि 1,000 रुपए की चीज ट्रांजिट में जो जा रही है उसका कॉस्ट कितना है वो मैं कर रहा हूं सिर्फ। 1,000 यूनिट जा रहे हैं, 1,25,000 रुपए का लोडिंग है, सॉरी इनवॉइस प्राइस है, और 20,000 रुपए का लोडिंग है। अब उन्होंने बोल दिया है कि 10% ऑफ गुण। अब ट्रांजिट के अंदर कुछ नॉर्मल लॉस हुआ है। देखो 10% ऑफ यूनिट्स जो है उन्होंने ट्रांजिट में लॉस कर दिया है। देखो 10% ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट मतलब पहले स्टेज में, ये स्टेज में, पहले स्टेज में क्या हुआ, नॉर्मल लॉस हुआ। पहले स्टेज में नॉर्मल लॉस हुआ, आपको ये स्टेज पता होना चाहिए। नॉर्मल लॉस कहां पे हुआ, इन ट्रांजिट हुआ। तो आप सोचो, ट्रांजिट में जब भी कभी लॉस होता है तो क्या कंसाइनी ने उसके ऊपर खर्चा किया है कभी, अभी तक कंसाइनी ने कोई खर्चा किया है। रास्ते में गुड्स है, तो गुड्स तो रास्ते में, अभी तक कंसाइनी ने तो कोई खर्चा ही नहीं किया है। तो अगर कंसाइनी ने खर्चा नहीं किया है तो इन दैट सिनारियो मुझे कंसाइनी का खर्चा ऐड करने की अभी तक जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो रास्ते में गुड्स है। कंसाइनी के पास जब गुड्स पहुंचेगा, कंसाइनी जब गुड्स कलेक्ट करेगा तब वो खर्चा करेगा, उससे पहले थोड़ी ना मुझे तो कुछ लेना है। तो फिर इन दैट सिनारियो कंसाइनी का एक्सपेंडिचर अभी तक मुझे ऐड नहीं करना। अब नॉर्मल लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे, पर नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती और नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू भी नहीं होती, ये भी याद रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ नॉर्मल लॉस लिखना है, लेस करके नॉर्मल लॉस, और जितने यूनिट आपके लॉस हुए वो माइनस कर दो। अमाउंट में कुछ नहीं लिखना है, हमेशा याद रखना अमाउंट आपका जीरो ही रहेगा नॉर्मल लॉस का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 10% ऑफ यूनिट्स लॉस हो गए, तो सिंपल सिंपल 100 यूनिट लॉस हो गए, 1,000 में से 100 यूनिट उन्होंने लॉस कर दिए, नॉर्मल लॉस। तो सिंपल एज दैट, अब बचे कितने, 900, सिंपल। अब इसका मतलब क्या, मैं मतलब बताना चाहता हूं इसका। इसका मतलब ये हुआ कि अब पहले 1,000 यूनिट का प्राइस 1,25,000 था, अब 900 यूनिट का प्राइस 1,25,000 हो गया। मतलब पहले क्या था, 1,25,000 डिवाइड बाई 1,000 करोगे तो एक यूनिट आपको मोटा मोटी 125 रुपए में पड़ रहा था, लेकिन अब खर्चा बढ़ जाएगा आपका, अब खर्चा आपका बढ़ जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, 1,25,000 डिवाइड बाई 900, मतलब 138.89। अब आपका खर्चा बढ़ गया, क्यों, 10 बिकॉज ऑफ नॉर्मल लॉस। अब क्या आ गया, अब आपका गुड्स कंसाइनी के पास पहुंच गया। अब आपका गुड्स कहाँ पहुंच गया, कंसाइनी के पास पहुंच गया। तो अब कंसाइनी के एक्सपेंडिचर भी मुझे ऐड करने पड़ेंगे। जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो भी है, पर्टिकुलर्स जो था, यूनिट्स है या इनवॉइस प्राइस एंड लोडिंग। अब कंसाइनी के पास मेरा गुड्स पहुंच गया, मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ वो ध्यान रखो। कंसाइनी के पास गुड्स पहुंच गया, अब कंसाइनी के एक्सपेंडिचर ऐड करने पड़ेंगे मुझे। कंसाइनी के कौन से एक्सपेंडिचर ऐड होते हैं वो मैं बता देता हूँ। कंसाइनी के सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग एंड नॉन सेलिंग एक्सपेंडिचर ही ऐड होंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक में कंसाइनी के यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको ऐड करना है तो कॉस्ट ऐड करना है प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनर प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, ये दोनों चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कंसाइनर का तो फुल खर्चा, जितना भी खर्चा किया है कंसाइनर ने वो तो आपको ले लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी खर्चा किया हो। लेकिन जब कंसाइनी का खर्चा यहाँ पे ऐड करोगे ना, तब आपको कौन से खर्चे लेने हैं, नॉन रिकरिंग,
नॉन रिकरिंग एंड नॉन सेलिंग। नॉन रिकरिंग एंड नॉन सेलिंग का मतलब क्या? नॉन रिकरिंग मतलब क्या? नॉन रिकरिंग का मतलब है जो रिकर नहीं होते, मतलब बारी बारी से नहीं होते, वो एक ही बार होते हैं। इसका मतलब क्या? नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि आप जब कस्टम्स में गुड्स पहुंचता है या कैरेज से गुड्स पहुंचता है, तो लोडिंग अनलोडिंग जो करवाते हो आप, वो एक ही बार करता है ना, वो एक ही बार करते हो कि उसको बारी बारी से करते हो। लोडिंग अनलोडिंग हर दूसरे दिन लोडिंग अनलोडिंग, वो गुड्स के ऊपर एक ही बार लोडिंग अनलोडिंग होता है। जैसे ही आ गया रख दिया, दैट्स इट। ठीक है। फिर उसके बाद कई बार होता है उसके ऊपर कैरेज का खर्चा लगे, फ्रेट का खर्चा लगे, ऑक्ट्रॉय का खर्चा लगा, ठीक है, तोलाई का खर्चा लगा। ये सारे खर्चे ऐसे हैं जो नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन रिकरिंग मतलब जो बारी बारी रेगुलरली नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर कंसाइनी का है, वो क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन से वही ऐड करना है सिर्फ। नॉन सेलिंग एक्सपेंडिचर, नॉन सेलिंग एक्सपेंडिचर मतलब क्या? जो सेलिंग एडवर्टीजमेंट के अलावा जो नॉन सेलिंग एक्सपेंडिचर है वही आपको ऐड करना है यहाँ पे। सेलिंग एक्सपेंडिचर आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। ये बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि नॉन सेलिंग, नॉन रिकरिंग एंड नॉन सेलिंग एक्सपेंडिचर यहाँ पे ऐड करना है, तो वो क्या करता है? कंसाइनर के अकाउंट में, कंसाइनमेंट के अकाउंट में जब कंसाइनी का जो खर्चा होता है, वहां पे भी वो लोग सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर एंड नॉन सेलिंग एक्सपेंडिचर लिख देता है। ऐसा नहीं है। जब आप रिकॉर्ड करोगे कंसाइनी का एक्सपेंडिचर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट में, तब टोटली खर्चा लिखना है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये मुझे करना है सर, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ही ये करना है। तो नॉन रिकरिंग एंड नॉन सेलिंग एक्सपेंडिचर मुझे यहाँ पे ऐड करना है। अब कौन सा खर्चा नॉन रिकरिंग है, कौन सा खर्चा नॉन सेलिंग है, वो देखते हैं पहले। देखो कौन से खर्चे किए उन्होंने। कंसाइनी ने खर्चा किया है कैरेज। कैरेज एक ही बार होता है। कैरेज बारी बारी से होता है क्या? नहीं होता। अब आपको बोलता हूँ रेंट, रेंट का खर्चा सर बारी बारी से होता है, रेंट हर महीने होता है। ठीक है। फिर उसके बाद बोलूं आपको इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बारी बारी से होता है। इंश्योरेंस का खर्चा हर हर साल होता है, रेगुलरली होता है, इसी वजह से उसको रिकरिंग नेचर का बोलते हैं। फिर यहाँ पे बोले सेलिंग एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर तो बारी बारी से करते रहते हो, तो वो नॉन रिकरिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे कैरेज का खर्चा एंड दूसरा है नॉन सेलिंग एक्सपेंडिचर। तो ये दो जो खर्चे हैं वो आपको कंसाइनी के एक्सपेंडिचर में लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कैरेज जो है वो नॉन रिकरिंग है और दूसरा नॉन सेलिंग एक्सपेंडिचर डायरेक्टली दे दिया है। नॉन सेलिंग एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई कभी नहीं होता, वो डायरेक्टली आपको देना ही पड़ेगा कि वो नॉन सेलिंग एक्सपेंडिचर है। तो 3,000 प्लस 1,000 मतलब 4,000 रुपए मुझे लेने पड़ेंगे। तो 4,000 रुपए मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि कंसाइनी का एक्सपेंडिचर है 4,000 रुपए। टोटल कर देते हैं। 900 यूनिट कंसाइनी के पास पहुंचे, 900 यूनिट यहाँ पे कंसाइनी के पास पहुंचे, उसका खर्चा है 1,29,000 एंड 20,000 रुपीज उसका क्या है? लोडिंग है। एंड 20,000 उसका लोडिंग है, सिंपल एज दैट। 20,000 उसका लोडिंग है। अब कंसाइनी के पास गुड्स पहुंच गया, अब कंसाइनी क्या करेगा? गुड सेल कर देगा, इट इज दैट सिंपल, है कि नहीं? पर थोड़ा उससे पहले ये देखना है कि कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स पहुंच गया तो क्या गोडाउन में कुछ हुआ है, चेक कर लेते हैं। तो गोडाउन में देखो उन्होंने बोला 10% ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी लॉस्ट इन फायर। 10% ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने जो गुड्स रिसीव किया उसका 10% उसने फायर में लॉस कर दिया गोडाउन में। गोडाउन में फायर में लॉस होता है, उसका मतलब वो एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो गोडाउन में एबनॉर्मल लॉस हुआ है कि नहीं? गोडाउन में क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस हुआ। सेकंड स्टेज पे एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो एबनॉर्मल लॉस में क्या करना है? सिंपल सिंपल प्रपोर्शन करना है। लॉस मतलब क्या? गया गुड्स, तो लॉस करते हैं तो लेस कर देते हैं एबनॉर्मल लॉस। कैसी इंपैक्ट करनी है? 10% ऑफ गुड्स रिसीव। कंसाइनी के पास गुड्स कितने पहुंचे सर? 900 यूनिट पहुंचे हैं। तो 900 यूनिट का 10% उसने लॉस किया, तो 90 यूनिट उसने लॉस कर दिए। तो 90 यूनिट का कितना? सिंपल सिंपल है, प्रपोर्शन करना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो 90 मल्टीप्लाई बाई 1,29,000 डिवाइड बाई 900, दैट इज 12,900 आपको माइनस कर देना है। और यहाँ पे 2,000 रुपये भी आपको माइनस करने पड़ेंगे। इट इज दैट सिंपल। ओके। ओ सॉरी, यहाँ पे अमाउंट आता ही नहीं है। डन है। तो ये भी चीज आपको करना है। ये आपको चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज एबनॉर्मल लॉस इस तरह से ही कैलकुलेट होगी। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या थी? एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट की क्रेडिट पे आपको 12,900 लिखना पड़ेंगे और उसकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी और उस लोडिंग 2,000 रुपये लिख देना है और कुछ नहीं करना। सिंपल। तो अब बचे कितने? अब बचे हैं 810 यूनिट। अब माइनस कर देते हैं 1,29,000 माइनस 12,900, दैट इज 1,16,100 एंड फिर यहाँ पे 18,000। ये आपका गुड्स रिमेनिंग बचा है। ये गुड्स कंसाइनी के पास पड़ा था। कंसाइनी ने कितने यूनिट्स, अब सोचो, कंसाइनी के पास इतने यूनिट्स है,
इसमें से कंसाइनी ने कितने यूनिट्स बेच दिए? 800 यूनिट बेच दिए, जो उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 800 यूनिट बेच दिए है? तो 800 यूनिट बेच दिया, तो 800 यूनिट माइनस कर देते तो बाकी बचे हुए 10 यूनिट का खर्चा मुझे मिल जाएगा, सिंपल एज दैट। तो बाकी माइनस कर देते हैं लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लास्ट में हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको माइनस करना है, लास्ट में हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दो। कितना है? 800, प्रपोर्शन कर दो कि भाई सिंपल सिंपल 1,16,100 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइड बाय 110, सिंपल। पॉइंट में आएगा तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। 1,14,667 और यहाँ पे 18,000 इंटू 800 डिवाइड बाई 810, दैट इज 17,777 और माइनस कर देते हैं 10 यूनिट बचा, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्लोजिंग स्टॉक फिजिकली तो पता था 10 यूनिट पर, उसके खर्चे पता होने चाहिए ना। तो 1,16,100 माइनस 1,14,667, तो ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1,433। फिर यहाँ पे 18,000 माइनस 17,777, दैट वुड बी 223। तो आपका खर्चा क्या हो जाएगा? 1,1,1,443, ये आपका इनवॉइस प्राइस हो जाएगा। इसकी एंट्री क्या होगी? ये आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा? इसकी एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये होगा मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट पे आपको क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिख देना इनवॉइस प्राइस पे, और उसकी रिवर्स इफेक्ट कंसाइनमेंट की डेबिट पे लोडिंग लिखना पड़ेगा, 2 to 3 रुपीज का लोडिंग आपको लिखना पड़ेगा। इट इज दैट सिंपल। इस तरह से आपका क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट होता है, ठीक है। देखो आप पहले मैंने पहले स्टेज में नॉर्मल लॉस बताया, दूसरे स्टेज में एबनॉर्मल लॉस बताया। अब अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि पहले स्टेज में आप एबनॉर्मल लॉस ले लो और दूसरे स्टेज में नॉर्मल लॉस लो। रूल क्या है? नॉर्मल लॉस में सिर्फ यूनिट माइनस होता है, अमाउंट माइनस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस में क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस में क्योंकि आपका लॉस होता है, एक्चुअली भी लॉस होता है, तो आपको माइनस करना है। स्टेज वाइज जाना है और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपने स्टेज वाइज गए तो सारी चीजें आपके हाथ में आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा पूरा इंट्रोडक्शन खत्म होता है, सारी चीज खत्म होती है। यही है पूरा इंट्रोडक्शन। यहाँ पे स्टेज में चेंज कर सकता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। स्टेज में क्या हो सकता है? यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस आ सकता है, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस और यहाँ पे नॉर्मल लॉस आ सकता है। तो क्या होगा? तो एबनॉर्मल लॉस जब भी होगा तो ट्रांजिट में एबनॉर्मल लॉस होगा। तो ट्रांजिट में अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो ये नॉर्मल लॉस की जगह पे एबनॉर्मल लॉस होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचा ही नहीं है, तो कंसाइनी का एक्सपेंडिचर करने से पहले ही एबनॉर्मल लॉस मुझे माइनस करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। फिर कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचेगा, फिर उसमें से नॉर्मल लॉस हम माइनस कर देंगे। नॉर्मल लॉस तो सिर्फ यूनिट से माइनस करते हैं, फिर जो बचा अल्टीमेटली उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। यही फॉर्मेट के हिसाब से स्टेज बाय स्टेज आपको आगे बढ़ना है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो इट इज क्लियर। तो ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ कंसाइनमेंट का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मॉड्यूल के सम करेंगे, जो सीएमए फाउंडेशन की मॉड्यूल की बुक में जो सम्स दिए वो हम करने वाले हैं, ठीक है। Thank you so much. If you are liking these videos, please do like, share and subscribe as much as possible. Thank you so much. Keep watching my video. Bye bye.